नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम भारत की राज्य व्यवस्था की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका ये पहला टॉपिक है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है। भारत का संवैधानिक विकास क्या है वो हम बता रहे हैं। भारत का जो संविधान विकास है इसमें इसको दो भागों में बांट दिया इसने। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के हेतु जो पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम थी वो 1773 से 1853 तक। दूसरे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम थे 1858 से 1947 तक थे। अब कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम क्या क्या थे वो हमें बताए गए हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना। 4 सदस्य की जो टीम थी उसमें फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल थे। ये 4 उसके सदस्य थे। इन 4 सदस्यों का काल क्या था? 5 साल का। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इससे प्रमुख मामलों यथा यानी कि विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसको बंगाल की जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का सैनिक और असैनिक का अधिकार दे दिया गया था इसके तहत, और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, न्यायालय की स्थापना की गई जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी 1773 के एक्ट के तहत 1774 में यानी कि 1 साल बाद कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे? 1 न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और किसी भारतीय से उपहार भी नहीं ले सकते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट के अधीन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया। अब 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ जिसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अधीक्षण करने की अनुमति तो दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया
1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेशी परिस्थितियों में अपनी, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो कंपनी के राजनीतिक अधिकार थे उन पर नियंत्रण कौन करता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। ठीक है, जो 1784 एक्ट के तहत कंपनी की राजनीतिक अधिकारों पर कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। 1784 एक्ट चल रहा है, 1786 चल रहा है, जिसके तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाला पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित होता है जिसमें कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, या किस गवर्नर जनरल को कंपनी के दोनों प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी, और वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी का जो है चीन के साथ में व्यापार और चाय के व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 में उसको गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1833 के तहत उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला बंदा कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और किस चार्टर एक्ट के तहत बना था? 1833 के तहत। इसी के तहत जो है भारतीयों को जन्म, वंश और वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव न करके अयोग्य नहीं समझा जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। कंपनी के सारे अधिकार खत्म कर दिए और राजनीतिक काम करने के लिए उसको छोड़ दिया गया। केवल गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कौन था वो बंदा? लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के तहत, जब तक वो लॉर्ड नहीं बना, ध्यान रखना, ठीक है। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्य संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से अलग कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि का निर्माण यानी कि लॉ बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आइए अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ है। तो जो कलकत्ता में स्थापना की गई थी वो चार्टर एक्ट 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट 1833 के अनुसार की गई थी और ये कब बना था? 1774 में बना था, ये स्थापना हुई थी। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। लेमिस्टर एक न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं जी, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। तो इसका केवल सही हो जाएगा केवल एक। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना अधिनियम किसके तहत हुआ था? 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये कहें, ठीक है। तो ये आपको मिला नहीं। तो आपका नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ये हुआ था आपका पिट्स इंडिया एक्ट से। और सर्वोच्च न्यायालय की आपकी स्थापना हो गई 1773 के एक्ट से। इंग्लिश मिशनरियों की भारत में कार्य करने की अनुमति हुई थी तो इंग्लिश मिशनरियों की भारत में कार्य करने की अनुमति हुई थी, तो ये हो गया आपका सही 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो हुई कानूनी सदस्य की मान्यता वो 4 के तहत से हुई, चार्टर एक्ट 1833। तो एक का आपका 2 और बी का 1, एक का 2, एक का 1, ये दोनों, एक का 1, ये दोनों तो खत्म हो गए। बी का 2, इन दोनों में से कौन है? तो पहला क्या है यार? और ये सही है, 3 बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नियामक अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसमें हुई थी 84 में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 में हुई थी। चार्टर अधिनियम मिशनरियों की 1833 में हुई थी, ठीक है। तो 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य को नियुक्त करने से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी?
ध्यान देना वो कौन सा एक्ट था। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक ट्रांजैक्शन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, तो इसमें आपका 1833 के तहत, तो 1813 के तहत उसमें जो 1 लाख वाला वो था, तो ये हो जाएगा, दोनों ही तीनों ही सही है इसमें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1833 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपियन सदस्य शामिल थे, जिनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसलिए इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव की स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रिब्लियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 का अधिनियम, या चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम? तो 1813 के जो चार्टर अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार खत्म कर दिए थे। ठीक है, और 1833 में सिर्फ उसको राजनीतिक काम सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिए, या इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3। तो इसमें आपका जो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार, चीन के व्यापार को छोड़कर, हाँ ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में, ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 ये सही आंसर। व्याख्या देख लीजिएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के शासनकाल में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ध्यान करना, कौन सा था जिसमें उसको वर्ण वंश के आधार पर कोई अयोग नहीं समझाया जाएगा? वो चार्टर एक्ट कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये जो आपका है 1833, ये सही है। चार्टर एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बन गई। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही काफी।
नेक्स्ट वीडियो तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।